गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले 6 महीनों से अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसी हुई हैं। उन्हें जून में ही अपने 10 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस लौटना था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान में आई खराबी के कारण लैंडिंग को टालना पड़ा। इस बीच कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर आई थी, जिसमें वो काफ़ी दुबली पतली दिखाई दे रही थी। लेकिन अब नासा ने उनकी एक और नई तस्वीर जारी की है, जिसने उनके स्वास्थ्य के बारे में अटकलों को शांत कर दिया है। सुनीता विलियम्स नई तस्वीर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी को निहारती नजर आ रही है। हाल में ही सुनीता विलियम्स ने कीबो प्रयोगशाला मॉड्यूल में एस्ट्रोबी रोबोटिक फ्री फ्लायर की जांच की, जहां उन्होंने गेको जैसे चिपकने वाले पैड से सुसज्जित टैटेंकल जैसे रोबोटिक हैंड इंस्टॉल की। इस इंस्टॉलेशन का उद्देश्य सैटेलाइट कैप्चर तकनीक का प्रदर्शन करना है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। लगातार काम कर रही हैं सुनीता विलियम्स। इंजीनियर यह अध्ययन कर रहे हैं कि सर्विसिंग या हटाने के लिए अंतरिक्ष की वस्तुओं को कैसे कैप्चर किया जाए। एस्ट्रोबी रोबोट, जो क्यूबिक के आकार के और टोस्टर के आकार के होते हैं, पृथ्वी में मौजूद इंजनों द्वारा दूर से नियंत्रित किए जाते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या दूसरे सैटेलाइटों के साथ किसी अन्य उपकरणों को जोड़ने या अंतरिक्ष में मुक्त रूप से उड़ने वाली वस्तुओं को कैप्चर करने के लिए सुनीता विलियम्स के लगाए गए रोबोटिक हेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विल्मोर इसी साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर लौट आएंगे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की नए साल यानी वर्ष 2025 में ही वापसी हो पाएगी। 61 साल के विल्मोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। ये हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वादा किया था कि वह देश में अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकेंगे। लेकिन देश से आ रहे आंकड़े बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पदभार संभालने के बाद भी विरोधियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार जारी हैं। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन ने ही मोहम्मद यूनुस सरकार की पोल खोल दी है। बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठन अधिकार ने देश भर में हिंसा को लेकर दस्तावेज तैयार किया है। इसमें बताया गया कि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कम से कम 8 लोग न्यायेतर कानून से परे जाकर हत्याओं का शिकार हुए। न्यायेतर हत्याएं वे हैं जिन्हें राज्य के एजेंट या उनके समर्थन से बिना किसी न्यायिक कार्रवाई को पूरा किया अंजाम दिया जाता है। अधिकार ने जुलाई से सितंबर के लिए 3 महीने की रिपोर्ट अपने साथ जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्टों और न्यूज़ आउटलेट में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इन 8 पीड़ितों में से एक की मौत कथित तौर पर पुलिस की यातना के कारण हुई, दूसरे की मौत मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग के हाथों और 3 की मौत कथित तौर पर संयुक्त बलों की यातना के चलते हुई। इसके अलावा 3 लोगों की संयुक्त बलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच राजनीतिक हिंसा में कम से कम 52 लोग मारे गए और 1308 लोग घायल हुए। जुलाई और सितंबर के बीच कुल 67 लोगों की हत्या की गई। इनमें से 36 लोगों की 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच और 31 की 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हत्या कर दी गई। हालांकि 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच कथित तौर पर जबरन गायब किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पत्रकारों पर भी हमला। अधिकार के आंकड़ों के अनुसार 9 अगस्त से 30 सितंबर के बीच नाम काम करते हुए 4 पत्रकार घायल हुए, 2 पर हमला किया गया, 3 को धमकाया गया, 3 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। छात्रों के नेतृत्व में 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जन आंदोलन के दौरान बच्चों सहित 1581 लोग मारे गए और 18,000 से अधिक लोग घायल हुए। इसमें भेदभाव के खिलाफ छात्र आंदोलन और जातीय नागरिक समिति के आंकड़े शामिल हैं। आइए हम बात करते हैं भारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में। भारत ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को अपनी अजेय ताकत का प्रदर्शन किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का वीडियो पोस्ट करके भारत की ऐतिहासिक सफलता का ऐलान किया। भारतीय मिसाइल 1500 किलोमीटर तक कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि इसकी गति करीब 6 मैक की थी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही भारत अब रूस, चीन और अमेरिका के उस चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। भारत की इसी ताकत से पाकिस्तानी विशेषज्ञ खौफ में है। आइए समझते हैं पूरा मामला। भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, उससे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को परमाणु या परंपरागत हमले से तबाह किया जा सकता है, फिर चाहे पाकिस्तानी सेना का कोई अड्डा हो या फिर उसके परमाणु बमों का गोदाम। भारत अब हर जगह हमला करने में सक्षम हो गया है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी तूफानी रफ्तार, हवा में रास्ता बदलने की क्षमता के कारण भी किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है।
हाल ही में यूक्रेन युद्ध में रूस ने पहली बार दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इन हमलों को अमेरिकी और अन्य नाटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में फेल हो गए थे। हाल ही में पाकिस्तान के एक चर्चित विशेषज्ञ ने भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे के बारे में अपने डर का खुलकर इजहार किया था। पाकिस्तान के कायदे आजम यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, एआई और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गंभीर चिंता जताई थी। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने दावा किया था कि इससे पूरे इलाके तनाव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना एक बड़ा कदम है, इससे उसकी सुरक्षा क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तो बहुत तेज़ी से सटीक तरीके से जोरदार हमला कर सकें। इससे क्षेत्र के पड़ोसी देशों में टेंशन है। उन्होंने भारतीय सेना की एआई को लेकर बढ़ती तैयारी पर भी चिंता जताई है और कहा कि इससे भारत की हमला करने की और अपनी रक्षा करने की ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। जसपाल ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की थी, जो एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना अभी भी हवाई रक्षा के लिए चीन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करती है, लेकिन भारतीय हाइपरसोनिक इसे भी तबाह कर सकती है। पाकिस्तान के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना ने हाल ही में दावा किया था कि उसके पास हाइपरसोनिक ताकत मौजूद है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा कि वह बढ़ते खतरों को देखते हुए अपना आधुनिकीकरण कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को चीन से हाइपरसोनिक मिसाइलें मिली होंगी, जो उसका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। चीन के पास हवा से दागी जाने YJ-21E हाइपरसोनिक मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी वायुसेना की हाइपरसोनिक मिसाइल कोई नई नहीं है। यह CM-400 AKJ हो सकती है, जो उसने अपने JF-17 फाइटर जेट के लिए खरीदा था। इस मिसाइल को बनाने वाले का दावा है कि हाइपरसोनिक है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। करें पश्चिम एशिया के बारे में। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को बम से निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी इसराइल शहर कैसरिया में नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए। गनीमत रही कि बम घर के बाहर बगीचे में ही गिर गए। पुलिस ने बताया कि घर पर कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस घटना से पहले 19 अक्टूबर को इसी आवास को निशाना बनाया गया था। तब इस पर ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई थी। इसकी जिम्मेदारी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने ली थी। तब नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या को साजिश रचने का आरोप लगाया था। बता दें कि 23 सितंबर के बाद से इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। घटना को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्स ने कहा कि अब हद की सीमा पार हो चुकी है, अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से जरूरी और कठोर कदम उठाने को कहा है। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतामार बेन गाविर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई ने सभी हदों को पार कर दिया है। उनके घर पर फ्लैश बम दागना हमारे सब्र की परीक्षा लेने जैसा है। सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि शनिवार को कैशरिया शहर में स्थित नेतन्याहू के आवास के पास 2 बम गिराए गए। यह घटना काफ़ी गंभीर है। पुलिस और सिनबेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के संयुक्त बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री के आवास के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स गिरे। घटना के समय प्रधानमंत्री उनका परिवार घर में नहीं था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह एक गंभीर घटना है, इसके गंभीर परिणाम होना तय है। हम बात करें नाइजीरिया की। नाइजीरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा, जिससे वह यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के तहत रविवार को नाइजीरिया पहुंचे। यह 17 वर्षों में पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा कर रहे हैं। मोदी नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे हैं। वो ब्राज़ील और गुयाना भी जाएंगे। भारत सरकार के अधिकारी ने बताया कि नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार से सम्मानित करेगा। अब तक ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी हस्ती रही हैं जिन्हें 1969 में GCOAN से सम्मानित किया गया था। अधिकारी ने बताया कि यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। प्रधानमंत्री के रविवार को नाइजीरिया पहुंचने पर मंत्री नियोसोम एजनोवो वाइक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अजूबा शहर की चाबी भेंट की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा है, यह चाबी प्रधानमंत्री पर नाइजीरिया के लोगों के विश्वास और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।